उनकी राजधानी उज्जैन पूरे विश्व के विद्वानों का केंद्र मानी जाती थी। यहाँ संस्कृत, गणित, ज्योतिष, आयुर्वेद और कला के महान विद्वान निवास करते थे। लेकिन विक्रमादित्य की विद्या के प्रति समर्पण की सबसे बड़ी परीक्षा एक अनोखी घटना के रूप में आई। उन दिनों दूर पश्चिम के एक राज्य से एक संदेशवाहक आया। उसने बताया कि उसके राजा ने पूरे विश्व के सबसे विद्वान राजा को खोजने के लिए एक प्रतियोगिता आयोजित की है। इस प्रतियोगिता में वह राजा विजयी होगा जो सबसे कठिन से कठिन प्रश्नों का उत्तर दे सकेगा और सबसे जटिल समस्याओं का समाधान कर सकेगा। संदेशवाहक ने बताया कि यह प्रतियोगिता केवल राजाओं के लिए है और इसमें भाग लेने वाले राजा को अकेले ही सभी प्रश्नों का उत्तर देना होगा। कोई सलाहकार या मंत्री साथ नहीं हो सकता। विजेता को विश्व का सबसे विद्वान राजा की उपाधि मिलेगी और साथ में अमूल्य ग्रंथों का भंडार भी। दरबार में सभी मंत्रियों ने कहा कि यह प्रतियोगिता बहुत जोखिम भरी है। यदि महाराज हार गए तो उज्जैन की विद्वत्ता की प्रतिष्ठा को धक्का लगेगा। लेकिन विक्रमादित्य ने कहा कि ज्ञान की परीक्षा से भागना कायरता है। एक राजा को अपनी विद्या का प्रमाण देना चाहिए। विक्रमादित्य ने प्रतियोगिता में भाग लेने का निर्णय लिया, लेकिन इससे पहले उन्होंने कुछ महीने कठिन अध्ययन में बिताए। वे दिन रात ग्रंथों का अध्ययन करते, विद्वानों से चर्चा करते और नई नई विद्याओं को सीखते। प्रतियोगिता का दिन आया। पश्चिमी राज्य की राजधानी में विश्व के 12 सबसे विद्वान राजा पहुंचे थे। प्रतियोगिता 3 चरणों में विभाजित थी। पहले चरण में भाषा और साहित्य के प्रश्न थे, दूसरे चरण में गणित और विज्ञान के प्रश्न थे और तीसरे चरण में दर्शन और नीति के प्रश्न थे। पहला चरण आरंभ हुआ। परीक्षकों ने संस्कृत, प्राकृत और कई अन्य भाषाओं के अत्यंत कठिन प्रश्न पूछे। उन्होंने महाकाव्यों के ऐसे श्लोक पूछे जो बहुत कम लोग जानते थे। कई राजा इसी चरण में हार गए, लेकिन विक्रमादित्य ने न केवल सभी प्रश्नों के सही उत्तर दिए, बल्कि कुछ ऐसे श्लोक भी सुनाए जो परीक्षकों को भी नहीं पता थे। दूसरे चरण में गणित के अत्यंत जटिल प्रश्न आए। ज्योतिष की गणनाएं, भूगोल के प्रश्न और खगोल विज्ञान की समस्याएं थीं। यहां और भी राजा हार गए। अंत में केवल 3 राजा बचे, विक्रमादित्य, दक्षिण का राजा भीमकेतु और पूर्व का राजा चंद्रगुप्त। तीसरे चरण में सबसे कठिन प्रश्न आए। दर्शन, नीतिशास्त्र और राजनीति के गहरे प्रश्न थे। परीक्षकों ने ऐसी स्थितियां प्रस्तुत की जहां राजा को तत्काल निर्णय लेना था। भीमकेतु और चंद्रगुप्त भी अच्छे उत्तर दे रहे थे, लेकिन विक्रमादित्य के उत्तर सबसे संतुलित और व्यावहारिक थे। अंतिम प्रश्न में परीक्षकों ने कहा कि तीनों राजाओं को एक एक कविता रचना करनी होगी जो राजधर्म पर हो। भीमकेतु और चंद्रगुप्त ने अच्छी कविताएं रची, लेकिन विक्रमादित्य की कविता इतनी उत्कृष्ट थी कि सभी परीक्षक मंत्रमुग्ध हो गए। विक्रमादित्य विजयी घोषित हुए। उन्हें विश्व का सबसे विद्वान राजा की उपाधि मिली, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार था एक दुर्लभ ग्रंथालय जिसमें हजारों अमूल्य पुस्तकें थीं। जब विक्रमादित्य उज्जैन वापस लौटे तो पूरी प्रजा ने उनका स्वागत किया, लेकिन विक्रमादित्य ने जो कार्य किया वह और भी प्रशंसनीय था। उन्होंने उन अमूल्य ग्रंथों को केवल राजमहल तक सीमित नहीं रखा, बल्कि पूरे राज्य में ज्ञान का प्रसार करने के लिए उपयोग किया। सबसे पहले विक्रमादित्य ने राजधानी में एक विशाल पुस्तकालय बनवाया। यह पुस्तकालय केवल राजा या अमीर लोगों के लिए नहीं था, बल्कि हर वर्ग के लोग यहां आकर पढ़ सकते थे। उन्होंने व्यवस्था की कि गरीब छात्र भी यहां मुफ्त में अध्ययन कर सकें। इसके बाद विक्रमादित्य ने राज्य के हर गांव में एक पाठशाला खोलने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि राज्य का हर बच्चा, चाहे वह राजा का पुत्र हो या किसान का, सभी को शिक्षा का समान अधिकार है। सबसे क्रांतिकारी बात यह थी कि विक्रमादित्य ने लड़कियों की शिक्षा को भी प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि एक शिक्षित मां ही शिक्षित संतान को जन्म दे सकती है, इसलिए उन्होंने लड़कियों के लिए अलग पाठशालाएं भी खुलवाईं। विक्रमादित्य ने यह भी आदेश दिया कि राज्य के सभी शिक्षक राजकोष से वेतन पाएंगे ताकि वे केवल शिक्षा पर ध्यान दे सकें और उन्हें आजीविका की चिंता न करनी पड़े। लेकिन विक्रमादित्य का सबसे महान कार्य यह था कि उन्होंने विभिन्न भाषाओं और विषयों के ग्रंथों का अनुवाद कराया। उन्होंने संस्कृत के जटिल ग्रंथों को स्थानीय भाषाओं में अनुवाद कराया,
ताकि आम लोग भी उन्हें समझ सकें। एक दिन विक्रमादित्य को पता चला कि राज्य के एक दूर दराज के गांव में एक गरीब ब्राह्मण का लड़का बहुत तेज है, लेकिन पैसे की कमी के कारण पढ़ नहीं सकता। विक्रमादित्य ने तुरंत उस लड़के को राजधानी बुलवाया और उसकी शिक्षा की पूरी व्यवस्था की। बाद में वह लड़का एक महान विद्वान बना। इसी तरह जब विक्रमादित्य को पता चला कि एक गांव में कोई शिक्षक नहीं है क्योंकि वहां तक जाने का रास्ता बहुत कठिन है, तो उन्होंने पहले वहां सड़क बनवाई और फिर एक अच्छे शिक्षक की नियुक्ति की। विक्रमादित्य खुद भी नियमित रूप से पुस्तकालय जाते थे और नई पुस्तकों का अध्ययन करते थे। वे कहते थे कि राजा को सबसे पहले एक विद्यार्थी होना चाहिए, फिर शिक्षक और अंत में शासक। एक बार की बात है कि विक्रमादित्य को पता चला कि एक युवा लड़की जो बहुत तेज है, वह इसलिए पढ़ाई छोड़ना चाहती है क्योंकि उसके माता पिता उसकी शादी कराना चाहते हैं। विक्रमादित्य ने उस लड़की के माता पिता को समझाया कि शिक्षा पहले है, शादी बाद में की जा सकती है। उन्होंने उस लड़की की शिक्षा का पूरा खर्च उठाया। बाद में वह लड़की एक प्रसिद्ध कवयित्री बनी। विक्रमादित्य ने अपने दरबार में नियमित रूप से विद्वानों की सभा आयोजित करवाई, जहां विभिन्न विषयों पर चर्चा होती थी। वे चाहते थे कि उनका दरबार केवल राजनीतिक निर्णयों का स्थान न हो, बल्कि ज्ञान विज्ञान का केंद्र भी हो। उन्होंने यह परंपरा भी शुरू की कि हर वर्ष राज्य के सबसे तेज छात्र को पुरस्कार दिया जाएगा। यह पुरस्कार केवल अमीर घरों के बच्चों के लिए नहीं था, बल्कि गरीब से गरीब घर का बच्चा भी इसके लिए प्रतिस्पर्धा कर सकता था। विक्रमादित्य के इन प्रयासों का परिणाम यह हुआ कि उनका राज्य न केवल राजनीतिक रूप से शक्तिशाली था, बल्कि बौद्धिक रूप से भी सर्वश्रेष्ठ था। विदेशों से विद्वान उज्जैन आकर अध्ययन करते थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि विक्रमादित्य के राज्य में निरक्षरता लगभग समाप्त हो गई थी। हर व्यक्ति कम से कम अपना नाम तो लिख सकता था और अधिकांश लोग पढ़ लिख सकते थे। विक्रमादित्य कहते थे कि एक राज्य की सच्ची संपत्ति उसका सोना चांदी नहीं, बल्कि उसकी शिक्षित प्रजा है। शिक्षित प्रजा ही किसी राज्य को महान बनाती है। विद्यावती ने अपनी कहानी समाप्त करके राजा भोज की ओर देखा, जो गहरे चिंतन में डूबे हुए थे। पुतली ने गंभीर स्वर में पूछा, महाराज भोज, क्या आप में विद्या के प्रति ऐसी श्रद्धा है? क्या आप अपने राज्य में शिक्षा का प्रसार कर सकते हैं? क्या आप समझते हैं कि एक राजा का सबसे बड़ा खजाना उसकी शिक्षित प्रजा है? राजा भोज ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे विद्यावती देवी, विक्रमादित्य की यह कहानी मेरे लिए एक महान शिक्षा है। मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने अपने राज्य में शिक्षा के प्रसार पर उतना ध्यान नहीं दिया है जितना देना चाहिए था। विक्रमादित्य से प्रेरणा लेकर मैं भी अपने राज्य में शिक्षा की क्रांति लाने का संकल्प लेता हूं। विद्यावती संतुष्ट हुई और पुनः मूर्ति बन गई। 13वें दिन जब राजा भोज पुनः विक्रमादित्य के सिंहासन पर आरूढ़ होने का प्रयास करने लगे, तो अचानक सिंहासन की 13वीं पुतली जीवंत हो उठी। इस पुतली का नाम वीरांगना था। वीरांगना का रूप अत्यंत तेजस्वी और योद्धा के समान था। उसके चेहरे पर अदम्य साहस था, आंखों में निर्भयता की चमक थी और उसके हाथों में एक सुनहरी तलवार थी जो वीरता का प्रतीक थी। उसके मस्तक पर वीर रस का तिलक था और उसकी उपस्थिति से पूरे दरबार में वीरता का वातावरण छा गया। वीरांगना ने अपनी ओजस्वी और गर्जनापूर्ण आवाज में कहा, रुकिए महाराज भोज, विक्रमादित्य के इस वीर सिंहासन पर केवल वही राजा बैठ सकता है जिसमें न केवल बुद्धि, न्याय और करुणा हो, बल्कि असाधारण वीरता और शौर्य भी हो। एक सच्चा राजा वही है जो अधर्म का सामना करने के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा देता है और न्याय की रक्षा के लिए किसी भी शक्तिशाली शत्रु से भिड़ने को तैयार रहता है। आज मैं आपको महाराज विक्रमादित्य की ऐसी वीरगाथा सुनाऊंगी जो आपको दिखाएगी कि सच्ची वीरता क्या होती है। राजा भोज ने गर्व से कहा, हे वीरांगना देवी, मैं आपकी वीरगाथा सुनने के लिए उत्सुक हूं। कृपया अपनी कहानी आरंभ करें। वे उत्साहपूर्वक अपने स्थान पर बैठ गए और सभी दरबारी भी रोमांचित होकर सुनने को तैयार हो गए। वीरांगना ने अपनी रोमांचकारी कहानी शुरू की। यह घटना उस समय की है जब महाराज विक्रमादित्य का राज्य शांति और समृद्धि के चरम पर था। उनकी वीरता की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। लेकिन एक दिन ऐसी स्थिति आई जिसने उनकी वीरता की सबसे कठिन परीक्षा ली।
उन दिनों उत्तर दिशा में एक अत्यंत शक्तिशाली और क्रूर राजा था जिसका नाम रक्तबीज था। रक्तबीज अपनी निर्दयता के लिए कुख्यात था। वह जिस भी राज्य पर आक्रमण करता था वहां केवल लूट मार ही नहीं करता था बल्कि निर्दोष स्त्रियों और बच्चों को भी नहीं छोड़ता था। उसकी सेना में राक्षसों के समान क्रूर योद्धा थे जो मानवता को शर्मसार कर देते थे। रक्तबीज ने पहले अपने आसपास के छोटे राज्यों पर आक्रमण किया था। उसने राजा करुण सिंह के राज्य पर हमला किया था। करुण सिंह एक न्यायप्रिय और दयालु राजा था, लेकिन उसकी सेना छोटी थी। रक्तबीज ने न केवल उसे पराजित किया बल्कि उसकी हत्या कर दी और उसकी प्रजा को दास बना लिया। इसके बाद रक्तबीज ने राजा शांतिप्रिय के राज्य पर हमला किया। शांतिप्रिय भी एक अच्छे राजा थे, लेकिन वे भी रक्तबीज की क्रूरता का शिकार हो गए। रक्तबीज ने उनके राज्य को भी तबाह कर दिया। इन सभी घटनाओं की खबर जब विक्रमादित्य तक पहुंची तो उनका हृदय क्रोध और दुख से भर गया। उन्होंने देखा कि एक निर्दयी राजा निर्दोष लोगों को सता रहा है और कोई उसे रोकने वाला नहीं है। विक्रमादित्य के मंत्रियों ने सलाह दी कि रक्तबीज अब भी दूर है, इसलिए हमें अपनी सेना की तैयारी करनी चाहिए और बचावी रणनीति बनानी चाहिए। लेकिन विक्रमादित्य ने कहा कि जब तक रक्तबीज जैसा अत्याचारी जीवित है कोई भी राज्य सुरक्षित नहीं है। उन्होंने निर्णय लिया कि वे स्वयं रक्तबीज पर आक्रमण करेंगे। यह निर्णय सुनकर सभी मंत्री चिंतित हो गए। उन्होंने कहा कि रक्तबीज की सेना बहुत विशाल है और वह अब तक अजेय है। उससे युद्ध करना जोखिम भरा है। लेकिन विक्रमादित्य ने कहा कि धर्म की रक्षा के लिए जोखिम उठाना पड़ता है। विक्रमादित्य ने अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार किया, लेकिन जब वे युद्ध के लिए निकलने वाले थे तो एक चौंकाने वाली खबर आई। रक्तबीज ने राजा धर्मसिंह के राज्य पर आक्रमण कर दिया था। धर्मसिंह विक्रमादित्य के बचपन के मित्र थे और एक बहुत अच्छे राजा थे। और भी बुरी बात यह थी कि धर्मसिंह युद्ध में बुरी तरह घायल हो गए थे और रक्तबीज ने उनकी पत्नी रानी सुमित्रा और उनकी 10 वर्षीय बेटी राजकुमारी प्रिया को बंदी बना लिया था। रक्तबीज ने संदेश भेजा था कि यदि धर्मसिंह उसकी अधीनता स्वीकार कर ले तो वह रानी और राजकुमारी को छोड़ देगा, अन्यथा उनके साथ बुरा बर्ताव करेगा। यह संदेश सुनकर विक्रमादित्य का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने तुरंत निर्णय लिया कि वे तत्काल धर्मसिंह की सहायता के लिए जाएंगे। लेकिन समस्या यह थी कि धर्मसिंह का राज्य बहुत दूर था और वहां पहुंचने में कम से कम 5 दिन लगेंगे। इतने समय में रक्तबीज रानी और राजकुमारी के साथ अत्याचार कर सकता था। विक्रमादित्य ने एक साहसिक निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि वे केवल अपने सबसे तेज घोड़े पर सवार होकर और केवल कुछ चुनिंदा योद्धाओं के साथ जाएंगे। इससे वे तेजी से पहुंच सकेंगे। मंत्रियों ने कहा कि यह आत्महत्या के समान है क्योंकि रक्तबीज के पास हजारों सैनिक हैं। लेकिन विक्रमादित्य ने कहा कि कभी-कभी धर्म की रक्षा के लिए असंभव कार्य भी करने पड़ते हैं। उन्होंने अपने सबसे वफादार 10 युद्ध 13वीं पुतली वीरांगना की कहानी जारिनों के साथ तत्काल प्रस्थान किया। उन्होंने दिन रात लगातार यात्रा की और केवल 3 दिन में धर्मसिंह के राज्य की सीमा तक पहुंच गए। लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो दृश्य दिल दहला देने वाला था। धर्मसिंह का महल जल रहा था, शहर में लाशें बिखरी पड़ी थीं और रक्तबीज की सेना ने पूरे शहर पर कब्जा कर लिया था। रक्तबीज ने अपना डेरा राजमहल के मुख्य द्वार पर डाला था और रानी सुमित्रा तथा राजकुमारी प्रिया को एक तंबू में बंदी बनाकर रखा था। विक्रमादित्य ने अपने योद्धाओं से कहा कि हमारी संख्या कम है, इसलिए हमें बुद्धि से काम लेना होगा। उन्होंने एक चतुर योजना बनाई। रात के समय जब रक्तबीज की सेना सो रही होगी तब वे गुप्त रूप से रानी और राजकुमारी को मुक्त कराएंगे। रात का समय आया। विक्रमादित्य और उनके योद्धा धीरे धीरे रक्तबीज के डेरे के पास पहुंचे। लेकिन जैसे ही वे बंदियों के तंबू के पास पहुंचे तो रक्तबीज के पहरेदारों ने उन्हें देख लिया। तुरंत चारों ओर शोर मच गया और रक्तबीज की पूरी सेना जाग गई। अब विक्रमादित्य के पास कोई विकल्प नहीं था। उन्हें खुला युद्ध करना पड़ा। 10 योद्धाओं के साथ वे हजारों की सेना से भिड़ गए। यह एक असंभव लड़ाई थी, लेकिन विक्रमादित्य ने हार नहीं मानी। विक्रमादित्य की तलवार बिजली की तरह चमकती थी। वे इस तरह लड़ रहे थे मानो कोई देवता युद्ध कर रहा हो।
उनके हर वार से दुश्मन के कई सैनिक मारे जा रहे थे। उनके साथी योद्धा भी वीरता से लड़ रहे थे, लेकिन संख्या का अंतर बहुत ज्यादा था। एक एक करके विक्रमादित्य के साथी योद्धा वीरगति को प्राप्त होते गए। अंत में केवल विक्रमादित्य अकेले रह गए। उन्हें कई घाव आ गए थे, लेकिन वे अभी भी लड़ रहे थे। इसी समय रक्तबीज स्वयं आया। वह एक विशालकाय और क्रूर दिखने वाला योद्धा था। उसने विक्रमादित्य से कहा, तुम कौन हो जो इतनी वीरता से लड़ रहे हो? मैंने ऐसा योद्धा पहले नहीं देखा। विक्रमादित्य ने गर्व से उत्तर दिया, मैं विक्रमादित्य हूं और मैं निर्दोष स्त्रियों और बच्चों की रक्षा के लिए आया हूं। तुम्हारे जैसे अत्याचारी को जीवित नहीं छोड़ूंगा। रक्तबीज हंसा और बोला, तो तुम वही प्रसिद्ध विक्रमादित्य हो? अच्छा है, आज मैं तुम्हें हराकर अपनी प्रसिद्धि और बढ़ाऊंगा। दोनों के बीच घमासान युद्ध आरंभ हुआ। रक्तबीज एक कुशल योद्धा था और उसके पास अधिक शक्ति थी, लेकिन विक्रमादित्य के पास धर्म का बल था। दोनों की तलवारों की टक्कर से चिंगारियां निकल रही थीं। युद्ध घंटों तक चला। दोनों को कई घाव आए, लेकिन विक्रमादित्य का साहस कम नहीं हो रहा था। वे बार बार रानी और राजकुमारी की ओर देखते और अपने में नई शक्ति भर लेते। एक समय ऐसा आया जब रक्तबीज का पासा भारी पड़ने लगा। विक्रमादित्य कमजोर होते जा रहे थे। रक्तबीज ने सोचा कि अब विक्रमादित्य हार जाएंगे, लेकिन तभी एक अद्भुत घटना घटी। राजकुमारी प्रिया, जो अब तक डरी हुई छुप रही थी, उसने देखा कि विक्रमादित्य उसकी रक्षा के लिए अपनी जान दे रहे हैं। उसके छोटे से हृदय में भी वीरता जाग उठी। उसने एक पत्थर उठाकर रक्तबीज के सिर पर मारा। यह पत्थर बहुत छोटा था और रक्तबीज को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उसका ध्यान एक पल के लिए भटक गया। विक्रमादित्य ने इसी अवसर का लाभ उठाया और अपनी पूरी शक्ति लगाकर रक्तबीज पर आक्रमण किया। विक्रमादित्य की तलवार रक्तबीज के सीने में घुस गई। रक्तबीज की मृत्यु हो गई। जैसे ही रक्तबीज मरा, उसकी सेना में भगदड़ मच गई। सभी सैनिक भाग खड़े हुए। विक्रमादित्य ने रानी सुमित्रा और राजकुमारी प्रिया को मुक्त कराया। दोनों विक्रमादित्य के पैरों में गिरकर रोने लगीं। राजकुमारी प्रिया ने कहा, महाराज, आपने हमारी रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। आप सच्चे वीर हैं। लेकिन विक्रमादित्य का काम अभी समाप्त नहीं हुआ था। उन्होंने देखा कि धर्मसिंह बुरी तरह घायल हैं। विक्रमादित्य ने तुरंत वैद्यों को बुलवाया और धर्मसिंह का इलाज कराया। कई दिनों की देखभाल के बाद धर्मसिंह स्वस्थ हो गए। विक्रमादित्य ने केवल अपने मित्र की ही सहायता नहीं की, बल्कि रक्तबीज द्वारा तबाह किए गए सभी राज्यों का पुनर्निर्माण भी कराया। उन्होंने उन सभी लोगों की सहायता की जो रक्तबीज के अत्याचार के शिकार हुए थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि विक्रमादित्य ने रक्तबीज की सेना के उन सैनिकों को क्षमा कर दिया जिन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था। उन्होंने कहा कि ये सैनिक गलत राजा के प्रभाव में आकर गलत कार्य कर रहे थे। उन्होंने इन सैनिकों को अच्छे कार्यों में लगाया। विक्रमादित्य की इस वीरगाथा की चर्चा पूरे भारत में फैल गई। लोग कहते थे कि विक्रमादित्य ने दिखाया है कि सच्ची वीरता केवल युद्ध में जीतना नहीं है, बल्कि धर्म की रक्षा